प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेज में। बौद्ध धर्म की क्लास आपको दी गई है, 2 वीडियो बनी हुई है, दोनों ध्यान से देख लीजिएगा। उसके पहले जैन धर्म, इतना देखने के बाद ये दोनों धर्म आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके पीछे भी हड़प्पा सभ्यता हम लोगों ने पढ़ा है, वैदिक सभ्यता पढ़ा हुआ है। अब थोड़ी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपको देंगे करंट की क्लास। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीनों के जो मुख्य करंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर आधारित है। इससे संबंधित 2 करंट की क्लास में पीछे दे चुका हूँ, आज तीसरी क्लास। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के करंट की क्लास को। पहला अपना जो करंट है वो है स्काई हॉक। ये है क्या? सबसे पहले तो यही ध्यान में रखना, जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा, स्काई हॉक क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन, यानी 5G टेक्नोलॉजी से चलने वाला ड्रोन। ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया? तो स्टार्टअप का मतलब कि वो कंपनियां, जहां अभी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर के काफ़ी उत्साहित थे कि नए नए स्टार्टअप, यानी कि नई नई कंपनियां भारत में खोली जाएं, जिससे कि हमारा विदेशों के ऊपर जो निर्भरता है वो कम हो जाए। तो उसी स्टार्टअप के तहत IG ड्रोन ये स्टार्टअप है, इसके द्वारा ये विकसित किया गया। लेकिन इसका विकास किया ओडिशा के बुर्ला संबलपुर जिला स्थित वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नाम वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ स्थित है? तो ओडिशा, जगह है बुर्ला और जिला है संबलपुर। ठीक है, जनवरी 2023 में इस ड्रोन के विकास की घोषणा कर दी गई। अब इसकी विशेषता क्या है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, क्षेत्र से नियंत्रित। तो अभी अगर आपने ड्रोन देखा होगा शादी ब्याह में उड़ाते हुए, अमूमन ड्रोन आपको मिल जाएगा, कोई न कोई ड्रोन उड़ता हुआ दिख जाएगा। और उस ड्रोन को कैसे उड़ाते हैं? खुले मैदान में उड़ाते हैं। तो यहाँ पे उसी के लिए क्षेत्र शब्द यूज हुआ है। क्षेत्र से नियंत्रित किए जाने के बजाय, यानी कि इसको फील्ड से खड़े होकर उड़ाने की जरूरत नहीं है, ये सीधे कमांड सेंटर से नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि एक कंट्रोल रूम से आप बैठ करके इसको नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो 5G की। ठीक है, पेलोड यानी कि कितना भार ले जाने में सक्षम है। जब हम लोगों ने चंद्रयान पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि ऐसे जहाँ भी पेलोड शब्द का आएगा तो जो भी, जैसे ड्रोन हुआ, अंतरिक्षयान हुआ, ये इनकी कितनी क्षमता है किसी भी चीज़ को ऊपर उठा के ले जाने की। तो इसकी क्षमता कितनी है स्काई हॉक की? 10 किलोग्राम। 5 घंटे लगातार उड़ान भरने में सक्षम है, यानी लगातार ये 5 घंटे उड़ान भर सकता है एक बार चार्ज किए जाने के बाद। तो ध्यान रख लेना है, सिर्फ एक यहाँ पे विशेष पॉइंट ध्यान में रखना है कि स्काई हॉक करके पहला क्वेश्चन पूछेगा, वो है क्या? तो अपना सीधा सा आंसर हो जाएगा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन। ठीक है, अगला करंट अगर देखें तो आर्टेमिस 2 मिशन। तो यहाँ भी एक सीधा क्वेश्चन बनते दिख रहा है। वो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आर्टेमिस 2 मिशन किससे संबंधित है, या आर्टेमिस 2 मिशन किसका मिशन है, किस देश का मिशन है या किस देश की संस्था का मिशन है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है कि आर्टेमिस 2 मिशन क्या है? नासा का मानव चंद्र मिशन। यानी कि अमेरिका एक बार फिर से, अब नासा आया है, तो नासा आया है तो कौन सा देश हो जाएगा? अमेरिका। यानी कि अमेरिका एक बार फिर से चंद्रमा पर मानव भेजने की तैयारी कर रहा है, और इस मिशन को उसने नाम दिया है आर्टेमिस 2। ठीक है, 2 अप्रैल 2023 को आर्टेमिस 2 मिशन के तहत चांद पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की गई। क्यों चर्चा में रहा इस समय? तो ये इसका रीजन है कि आर्टेमिस 2 मिशन के तहत जो अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाएंगे उनके नामों की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। वो नाम है, पहला रीड वाइजमैन, दूसरा विक्टर ग्लोवर, तीसरा क्रिस्टीना मैमकोच और चौथा जेरेमी हैंसन। ठीक है, तो ये 4 नाम याद रखना है और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इन पे, क्रिस्टीना मैमकोच। तो यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि क्रिस्टीना मैमकोच चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। जब आर्टेमिस 2 मिशन चंद्रमा पर पहुँचेगा तो उस संदर्भ में ध्यान रखना है कि नील आर्मस्ट्रांग, वो तो चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हो गए, लेकिन जब पहली महिला पूछेगा या ऐसा पूछे कि अभी हाल ही में नासा ने इनमें से किस महिला को चंद्र मिशन या मानव चंद्र मिशन के लिए चुना है, तो अपना आंसर होगा क्रिस्टीना मैमकोच। जब ये चंद्रमा पर पहुंच जाएंगी तो चंद्रमा पर पहुंचने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। क्रिस्टीना मैमकोच पहले भी चर्चा में रह चुकी हैं। रीजन ये था कि इनके नाम अंतरिक्ष में किसी महिला द्वारा सबसे लंबी एकल उड़ान यानी 238 दिन का रिकॉर्ड दर्ज है। क्रिस्टीना मैमकोच अकेले अंतरिक्ष में 328 दिन रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये इतना ध्यान में रखिएगा। अगला भी करंट अपना
एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ है, यानी अंतरिक्ष विज्ञान से, और वो है डियर मून मिशन। तो एक तो समझ में आ गया, डियर मून यानी चंद्रमा से संबंधित होगा। है क्या ये? तो ये ध्यान रखना है कि विश्व का पहला नागरिक चंद्र मिशन है। अभी जो हमने आर्टेमिस 2 देखा, ये अमेरिका द्वारा भेजा जाएगा, नासा अमेरिका की एजेंसी है, ठीक है उसके द्वारा भेजा जाएगा। लेकिन ये जो मिशन डियर मून है, ये किसी देश द्वारा नहीं भेजा जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है, ये जो सब देख रहे हैं नागरिक चंद्र मिशन, यानी इसमें नागरिकों को अंतरिक्ष यात्री के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको अंतरिक्ष में उनको चंद्रमा पर भेजा जाएगा। ठीक है, विश्व का पहला नागरिक चंद्र मिशन, जिसमें किसी देश के अंतरिक्ष यात्री नहीं जाएंगे, कुछ नागरिकों का चुनाव हुआ है वो जाएंगे इस पे। ठीक, इसके प्रायोजक कौन है या ये मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो ये मिशन जो प्रायोजक एवं वित्त पोषण, इस पे धन कौन लगा रहा है? तो वो है यूसाकु माएजाबा, एक जापानी अरबपति हैं। तो यूसाकु माएजाबा, इनके पास ज़्यादा पैसा है, तो इन्होंने जो है पूरा फंड लगाया हुआ है कि हम अपने पैसे से कुछ नागरिकों को भेजेंगे चंद्रमा पर, और वो कहलाएगा विश्व का पहला नागरिक चंद्र मिशन। ठीक है, मिशन की घोषणा इन्होंने 2018 में ही कर दी थी, और अभी जो इसकी प्रस्तावित तिथि है लॉन्च होने की, वो मिशन लॉन्च की प्रस्तावित तिथि तो नहीं, लेकिन वर्ष कह सकते हैं 2023। अभी देखना होगा कि 2023 में लॉन्च हो पाता है या नहीं। रीजन वही, पीछे 2 साल जो कोरोना महामारी की वजह से जो अफरा तफरी मची, हो सकता है उसकी वजह से कुछ डिले हो जाए। वैसे ही आर्टेमिस 2 का भी सिस्टम था कि 2023 में अमेरिका ने सोचा था, तो हो सकता है वो 2025 में लॉन्च करें। अब ये जो विश्व का पहला नागरिक चंद्र मिशन है, इसके लिए कौन सा रॉकेट या किस स्पेस शटल द्वारा भेजा जाएगा इसको? तो अंतरिक्ष यान स्पेस एक्स का स्टारशिप। ठीक है, अंतरिक्ष यान जो होगा, जो इस पहले नागरिक चंद्र मिशन को पूरा करेगा या जो ले जाएगा इन नागरिकों को, वो कंपनी है स्पेस एक्स, एलन मस्क वाली। ठीक है, और रॉकेट कौन सा होगा? स्टारशिप। ये इनको ले जाएगा अंतरिक्ष में। तो इस मिशन के लिए दिसंबर 2022 में, चर्चा में इसलिए रहा कि दिसंबर 2022 में इस मिशन पर जाने वाले 10 मशहूर हस्तियों के चयन की घोषणा की गई। यानी ऐसे आम आदमी को तो उठा कर ले नहीं जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया है कि 10 मशहूर हस्तियों को पहले उनसे परमिशन ली कि भाई आप जाना चाहते हो कि नहीं, अगर जाना चाहते हो तो हम अपने पैसे से आपको भेज रहे हैं। तो 10 नामों की घोषणा की गई चर्चा में, इसलिए कि उसमें एक भारतीय भी शामिल है। तो इन 10 लोगों में भारत के देव जोशी शामिल हैं। और देव जोशी हैं क्या? तो देव जोशी अभिनेता हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, और इनको आप देखे होंगे अपने बचपन में, एक सीरियल आता था बालवीर। तो इस सीरियल में जिन्होंने बालवीर का किरदार निभाया था वो हैं देव जोशी। बालवीर का चरित्र निभाने के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, देव जोशी। कैसे पूछ सकता है? पूछ सकता है कि विश्व के पहले नागरिक चंद्र मिशन के तहत इनमें से किस भारतीय को भेजा जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? देव जोशी। ठीक है, अगला करंट, एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। लिक्विड मिरर से तात्पर्य ये मत लगा लीजिएगा पूरी तरह लिक्विड होगा। अपने घर का शीशा देखिए ठोस होता है, और ये शीशा, इसमें जो ये तरलता लिए हुए होगा। ठीक है, तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, शॉर्ट में कहें तो ILMT, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ठीक, इसका उद्घाटन कब किया? उद्घाटन 21 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। ठीक, यहाँ जो मेन क्वेश्चन होगा, स्थापित कहाँ किया गया है? स्थापित किया गया है नैनीताल। नैनीताल है कहाँ? उत्तराखंड। और नैनीताल में कहाँ पे स्थापित किया गया? तो वो जगह है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के देवस्थल वेधशाला परिसर में। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है, यानी क्वेश्चन एक ही रहेगा, ऑप्शन 3 सेट किया जा सकता है। राज्य के हिसाब से उत्तराखंड, जिले के हिसाब से नैनीताल, और आगे अगर जाए तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान भी देख सकता है, और देवस्थल वेधशाला परिसर भी देख सकता है। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान में ही ये जो देवस्थल वेधशाला परिसर स्थित है। ठीक है, यही ध्यान में रखना है। जैसे मुझे अगर क्वेश्चन बनाना होता तो मैं इसको उठा कर देता, देव स्थान वेधशाला परिसर इनमें से कहाँ स्थित है। तो जिसने ध्यान से पढ़ा होता वो उसको कैच कर लेता कि यहाँ क्या होगा। ध्यान ये रखिएगा,
कि इस टेलीस्कोप यानी दूरबीन को स्थापित किया गया है 2450 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, अगला करंट अपना है बैंडिकूट। तो पहला प्रश्न यही उठता है कि बैंडिकूट है क्या? तो विश्व का पहला मैला ढोने वाला या साफ करने वाला रोबोट। ठीक है, फरवरी 2023 में केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। तो अब यहाँ क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं? ऐसे भी बन सकता है ना कि इनमें से किस देश में विश्व का पहला मैला ढोने वाला या साफ करने वाला रोबोट लॉन्च किया गया? तो देश पूछा तो भारत हो गया। ठीक, उसके अलावा अगर भारत के संदर्भ में अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि अभी हाल ही में भारत के किस राज्य ने विश्व का पहला मैला ढोने वाला या साफ करने वाला रोबोट लॉन्च किया, तब आंसर क्या हो जाएगा अपना? केरल सरकार या केरल राज्य। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा कि केरल ने जैसे ही इसको लॉन्च किया वैसे ही केरल और एक और उपलब्धि हासिल कर लेता है। वो उपलब्धि है केरल मेन होलों की सफाई हेतु रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि देश का वह राज्य जिसने सबसे पहले रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल मेन होलों की सफाई के लिए किया। आंसर क्या हो जाएगा? केरल। अगला क्वेश्चन, ये विशेष क्वेश्चन है, इस पर ध्यान बना कर रखिएगा। अमूमन यहाँ से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। 108वीं विज्ञान कांग्रेस, हर साल इसका आयोजन होता है। इस साल क्रम रहा 108, लगातार हुआ है, शायद ही कभी एक बार गैप हुआ हो। तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजन, इसका आयोजन किया गया 3 से 7 जनवरी 2023 राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र। तो राष्ट्रसंत तुकडोजी, पूरा नाम ध्यान से रखिएगा, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र। अब नागपुर सबको पता ही किसके लिए प्रसिद्ध है? संतरे के लिए। संतरे के लिए तथा संतरे से बनी हुई मिठाइयों के लिए जाना जाता है नागपुर। ठीक है, उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री द्वारा 3 जनवरी को आभासी माध्यम से यानी वर्चुअल माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, स्वयं उपस्थित नहीं हुए लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो यहाँ पर उपस्थित रहे। अब 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय, केंद्रीय विषय या थीम क्या था? तो थीम थी महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। आजकल के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको पता है कि आपने रटा होगा कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर महाराष्ट्र, संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र, तो नहीं पूछेगा, उसको बदल लेगा और सीधे लेके आएगा कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 की थीम क्या थी या मुख्य विषय क्या था या केंद्रीय विषय क्या था। अपना ये आंसर हो जाएगा महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब कुछ इसी से बनते हुए पॉइंट्स हैं, वहाँ पे विशेष ध्यान रखिएगा कि जो 108वीं विज्ञान कांग्रेस जिसका आयोजन नागपुर में हुआ, इसके साथ ही साथ कुछ और सम्मेलन इसमें हुए जो प्रमुख हैं। 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस, किसान विज्ञान कांग्रेस, बाल विज्ञान कांग्रेस, पहली जनजाति विज्ञान कांग्रेस। इस पे विशेष ध्यान, पहली बार हो रहा है इसलिए क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहेगी। पहली जनजाति विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा और भी हैं, ये प्रमुख जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ से क्वेश्चन वो कैसे बना लेंगे? आपको पता है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर महाराष्ट्र। अब वो क्वेश्चन बदला, क्वेश्चन लेके आया 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, या क्वेश्चन बदला, बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? पहली जनजाति विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सबका आंसर एक ही, नागपुर महाराष्ट्र, और स्थान वही संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर। ठीक, 2 करंट यहाँ विशेष हैं, मेरे हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए। अब ये ध्यान रखिएगा, किसान विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि। तो अभी हमने क्या देखा, किसान विज्ञान कांग्रेस भी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के साथ हुई। तो इसमें जो मुख्य अतिथि थी उनके बारे में ध्यान रखना है। तो पद्मश्री राहीबाई शोमा पोपेरे, कौन है ये, कि आखिर उन्होंने क्या काम किया कि इनको मुख्य अतिथि बना दिया? इनको कहा जाता है मदर ऑफ सीड्स यानी बीज माता। ठीक, इनके बारे में नेट पे डालिएगा, अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। बीज माता ये किसान विज्ञान कांग्रेस 2023 के उद्घाटन की मुख्य अतिथि रही। ठीक है, अगला नाम जो आपको ध्यान में रखना है, इजराइल की क्रिस्टल वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अदा योनाथ। ठीक है, इनका नाम इसलिए ध्यान में रखना है कि इजराइल की हैं, लेकिन इन्होंने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भाग लिया। अब इन्होंने भाग लिया तो जाहिर सी बात है कुछ इनके साथ होगा। नोबेल पुरस्कार विजेता हमने वहाँ लिखा ही है, किस क्षेत्र में कौन से वैज्ञानिक है, तो क्रिस्टल वैज्ञानिक है। तो
अदा योनाथन के बारे में 2 पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है। एक, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली इजरायली महिला है। ठीक है, यहाँ पे आई है, हो सकता है क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाए, सीधे पूछ ले कि इजराइल की पहली महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, आंसर हो जाएगा अदा योनाथन। ठीक है, योनाथ। अगला पॉइंट इन्हें ध्यान रखना है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ, तो कब मिला, तो ध्यान रखिए इन्हें वर्ष 2009 में भारतीय मूल के वेंकट रमन रामकृष्णन, इसलिए ये पॉइंट चर्चा में रहेगा, इसलिए पॉइंट से क्वेश्चन बनने की संभावना बनेगी। 2009 में भारतीय मूल के वेंकट रमन रामाकृष्णन एवं थॉमस ए स्टीट्ज के साथ संयुक्त रूप से रसायन का नोबेल मिला था। ठीक है, तो इतना उतारिए, वीडियो पे लगातार बने रहिए क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी होने वाली है लंबी। हाँ तो विद्यार्थियों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला करंट अपना है 4 नाम जो खेल जगत से चर्चित रहे इन 4 महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल का तो छोड़िए, अभी मार्च, और एक नाम मैं दिसंबर 2022 का दूंगा जो काफ़ी चर्चा में है। तो शुरुआत करते हैं। पहला नाम जो हमने लिया है वो है लैसिंडा डेमस। पहले इनकी पहचान है कौन ये, तो अमेरिकी महिला धावक या कह लें एथलीट। ठीक है, क्यों चर्चा में रही, तो 30 मार्च 2023 को 2012 लंदन ओलंपिक का 400 मीटर का बाधा दौड़ का स्वर्ण पदक इन्हें प्रदान किया गया। ठीक है, यानी 11 साल बाद। क्यों, आखिर क्या ऐसा रीजन हो गया था, तो जो 400 मीटर की बाधा दौड़ हुई थी उसमें लैसिंडा डेमस रजत पदक विजेता थी, तो जो स्वर्ण पदक विजेता थी नाताल्या अंत्युक, ये रूस की हैं, ये डोपिंग की दोषी पाई गई और 11 साल तक ये मामला चला और 11 साल बाद 2022 दिसंबर में ऐसा डिसीजन आया कि ये डोपिंग में लिप्त पाई गई। डोपिंग का मतलब कि कुछ ऐसे दवाइयाँ होती हैं या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो खिलाड़ियों के लिए प्रतिबंधित होते हैं, अगर वो उन दवाइयों या उन पदार्थों का सेवन करते हैं जो उनके लिए प्रतिबंधित हैं तो उसे कहा जाता है डोपिंग। ठीक है, तो नाताल्या अंत्युक रूस की हैं, डोपिंग की दोषी पाई गई और दोषी पाए जाने के कारण 2012 लंदन ओलंपिक का 400 मीटर बाधा दौड़ का स्वर्ण पदक इनसे वापस ले लिया गया। तो होता ये है, जो प्रतियोगिता हो चुकी है, अगर कोई भी खिलाड़ी ऐसा हो, अगर वो स्वर्ण पदक जीता है और डोपिंग का दोषी पाया गया, ऐसा इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हर खिलाड़ी को ये मौका दिया जाता है कि अपनी बात वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सामने रखे। लास्ट निर्णय जो होता है उसके बाद अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वो पदक उनसे वापस ले लिया जाता है और जो व्यक्ति दूसरे स्थान पर है, यानी जैसा कि ये नाम चर्चा में है लैसिंडा मेंडस का, ठीक है, लैसिंडा डेमस, तो ये रजत पदक विजेता थी और नाताल्या अंत्युक गोल्ड मेडल, तो इनका स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल लेकर के दे दिया गया लैसिंडा डेमस को। 11 साल पुरानी घटना, इसलिए ध्यान में रखना है। ठीक है, एक सीधा क्वेश्चन बन रहा है कि 2012 लंदन ओलंपिक कहाँ, 2012 के ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए या 2012 ओलंपिक खेल कहाँ हुए, तो लंदन। ठीक है, अगला नाम जो चर्चा में है वो है रानी रामपाल। है कौन ये, भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी। ठीक, क्यों चर्चा में रही, तो MCF मॉडर्न कोच फैक्ट्री, MCF रायबरेली उत्तर प्रदेश हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर इनके नाम पर रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट है, इस और ध्यान में रखना है। नाम क्या रखा गया, MCF मॉडर्न कोच फैक्ट्री, तो रायबरेली में ट्रेनों के कोच यानी डिब्बे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेना है, कर दिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर देश के किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है। जहाँ जहाँ पहली बार हो और कोई महिला शामिल हो तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है। अगला नाम जो चर्चा में है वो है बेलिंडा क्लार्क। ये कौन है, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया की कप्तान भी रह चुकी हैं। क्यों चर्चा में है, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण 5 जनवरी 2023 को हुआ। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि अभी हाल ही में किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी की कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन, 2 क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ और नाम भी पूछ सकता है। नाम पूछा तो बेलिंडा क्लार्क, कहाँ तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड।
प्रतिमा किसकी बनी हुई है? तो कांसे की प्रतिमा है। ठीक है, अनावरण 5 जनवरी 2023 को हुआ। और यहाँ भी मामला ध्यान में रखना है कि विश्व की पहली महिला क्रिकेटर हैं जिनकी मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक है, पुरुष क्रिकेटरों की मूर्ति तो कई लगाई गई हैं, लेकिन पहली महिला क्रिकेटर हैं जिनकी कोई प्रतिमा किसी स्टेडियम में लगाई गई है, ग्राउंड में लगाई गई है। नाम ध्यान रखिएगा, बेलिंडा क्लार्क। और ये नाम अमूमन सब लोग जानते होंगे, हो सकता है कि फुल फॉर्म वाले में थोड़ा इनका पूरा नाम जो वास्तविक नाम है वो उससे आप परिचित न हो। नाम है एडसन अरांतेस डो नासिमेंटो। ठीक है, ब्राज़ील के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और काफ़ी चर्चित फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इनके संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये इनके जो उपनाम है या जिस नाम से ये प्रसिद्ध हैं विश्व में, वो नाम है ब्लैक पर्ल या पेले। इस नाम से ये प्रसिद्ध हैं, अब तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सिंपल नाम वो देने से रहा, अगर वहाँ से उठा के पूछ लिया उसने एडसन अरांतेस डो नासिमेंटो का संबंध किस खेल से है, तो आधे लोगों की हालत तो गड़बड़ होनी जानी है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इनका उपनाम ब्लैक पर्ल या पेले, इसी नाम से ये फुटबॉल जगत में या विश्व जगत में प्रसिद्ध है। चर्चा में क्यों रहे? 82 वर्ष की आयु में साओ पाउलो, ठीक है, साओ पाउले ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ 29 दिसंबर 2022 को इनका हो गया निधन। ठीक, दो जानकारी और, 1958, 1962, 1970 में जो फीफा विश्व कप हुए उसमें जो ब्राज़ील की टीम जीती, तो उस टीम में ब्लैक पर्ल या पेले उस टीम के सदस्य थे। ठीक है, और एक करंट और ध्यान में रखिएगा, जब सन 2000 चल रहा था तो उसमें फीफा ने सदी के फीफा ने क्या किया था, सदी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ऐसा घोषित किया था। तो वहाँ पे ध्यान रखना है, दिसंबर 2020 में फीफा ने डिएगो माराडोना, कहाँ के हैं, अर्जेंटीना, और पेले वो तो ब्राज़ील के हैं, कुछ संयुक्त रूप से 20वीं सदी का महानतम फुटबॉल खिलाड़ी घोषित किया था। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना है। अगला जो करंट है एक लाइन में, उसको बस ध्यान में रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ या ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग, ठीक है, ओलंपिक संघ अलग है और एथलीट आयोग अलग है। ओलंपिक संघ के भारतीय ओलंपिक संघ के तहत ही भारतीय एथलीट आयोग काम करता है। भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो MC मैरी कॉम, किस राज्य के हैं, मणिपुर, पूरा नाम इनका सर्च कर लीजिएगा। उपाध्यक्ष कौन है, अचंत शरद कमल, तमिलनाडु। MC मैरी कॉम कौन सा गेम खेलती हैं, मुक्केबाजी, और अचंत शरद कमल टेबल टेनिस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, दोनों का नाम और राज्य और खेल। तो जैसा कि मैंने बताया, इनका मुक्केबाजी, बॉक्सिंग, ठीक है, और ये टेबल टेनिस। ठीक, एक लाइन में एक करंट आपको देखना है, वो ये है कि देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ खोला गया है। डाटा का मतलब कि जो भी आजकल सभी चीज़ें तो इंटरनेट से कनेक्ट हैं, तो जो डाटा आपके पास है या सरकारी जो डाटा, उसको एक जगह इकट्ठा रख देना। तो ऐसा डाटा सेंटर जो खोला गया है देश का सबसे बड़ा, वो उस डाटा सेंटर का जो नाम रखा गया है वो है योट्टा डाटा सेंटर। कहाँ पे स्थित है, तो नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, और जिला है गौतम बुद्ध नगर, और राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे एक गलती हमसे बार बार होती है या हम लोग बार बार एग्जाम में करते हैं, वो है ग्रेटर नोएडा और नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा ये जिले नहीं हैं, इनको हम शहर कह सकते हैं, ठीक है, सिटी कह सकते हैं। और ये दो सिटी हैं जिस जिले के तहत, वो जिला है गौतम बुद्ध नगर। अब यहाँ से दो क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, एक तो ये वाला ध्यान में रखना है, नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ बनाया गया, तो ग्रेटर नोएडा। योट्टा डाटा सेंटर कहाँ स्थित है, तो ग्रेटर नोएडा। अगर ऑप्शन को ऐसे, अगर क्वेश्चन देखिए, अगर बनाने वाला थोड़ा सा अपना दिमाग प्रयोग करे तो क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि इनमें से किस जिले में भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर खोला गया है, और ऑप्शन कैसे देगा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ऐसे करके। तो जब जिला पूछा तो जाहिर सी बात है उसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। अगर जगह पूछता तो ग्रेटर नोएडा में कहाँ, नॉलेज पार्क में। ठीक है, समझ में आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ। उद्घाटन इसका हुआ 31 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से एक और करंट, या कह सकते हैं कि
हाँ, करंट मान के ही चलिए, काफी चर्चित है। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह, क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, एक एक शब्द से क्वेश्चन का आंसर बदल सकता है। यहाँ पे मैंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023, तो ये शब्द जो है ना, इस पे ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 का क्रम कौन सा था, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो क्रम रहा इसका छठा और आयोजन इसका हुआ स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को ऐसे देखिए, पूछ सकता है कि पहला उत्तर प्रदेश दिवस समारोह, जब समारोह शब्द जुड़ा होगा ना, तभी ये अपना आंसर होगा 24 जनवरी 2018। तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने क्या किया, 24 तारीख को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह मनाने की शुरुआत की, और वो वर्ष था 2018। ठीक है, तो उस क्रम में अगर देखा जाए तो 2023 का उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 उस क्रम में रहा छठा, और स्थान वही लखनऊ उत्तर प्रदेश। 2023 में जो ये उत्तर प्रदेश दिवस समारोह मनाया गया, उसका मुख्य विषय रहा निवेश और रोजगार। ठीक, ये तो हो गया करंट के मुद्दे से। अब यहाँ ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो यहाँ स्थापना से तात्पर्य राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, उत्तर प्रदेश नाम जो दिया गया उसी को हम मान रहे हैं स्थापना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950, इसी दिन तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस, तो उत्तर 24 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का नाम, ये आंसर होगा यूनाइटेड प्रोविंस। तो यूनाइटेड प्रोविंस का नाम परिवर्तित किया गया और क्या रखा गया, उत्तर प्रदेश। तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस तो 24 जनवरी ही रहेगा। लेकिन अगर यही पूछे कि उत्तर 2023 में उत्तर प्रदेश की स्थापना का कौन सा वर्ष मनाया गया, तो आंसर जाएगा बदल, क्रम क्या हो जाएगा, 74वां। तो उत्तर प्रदेश अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया किस रूप में, उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 के रूप में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश दिवस समारोह की शुरुआत कब से हुई, तो 24 जनवरी 2018। तो समारोह वाला जो शब्द है ना, वही की पॉइंट है, उसी पे ध्यान बना करके रखना है। अगला एक मामला जो चर्चा में रहा, मोदी सरनेम मानहानि केस। जब मैंने ये क्वेश्चन लिखा था तो मुझे पक्का यकीन था कि यहाँ से एक क्वेश्चन वो आने वाले एग्जाम में पूछेगा जरूर। तो अभी जल्दी यही UP ने एग्जाम लिया, वहाँ उसने यही क्वेश्चन पूछा था कि राहुल गांधी को IPC की किस धारा में मानहानि के तहत दंडित किया गया था। ठीक है, तो ये केस तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इसको कनेक्ट करना होगा हमको संविधान के साथ। तो यहाँ ध्यान रखना है, मोदी साहब ने मानहानि केस, पहले तो ये ध्यान रखना है कि किस अदालत ने उनको ये फैसला सुनाया था। सबसे पहले तो सूरत की एक अदालत ने, यानी जिला अदालत ने इस केस में राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाई, और वो तिथि थी 23 मार्च 2023। ठीक है, तो कांग्रेस वालों ने इसको कैसे राहुल गांधी को सजा हुई, तो कांग्रेस वालों ने इसको इतिहास के साथ जोड़ लिया। 23 मार्च 1931 राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के फांसी का दिवस, या राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो उसी प्रक्रम में कांग्रेस ने इसको काफ़ी हाईलाइट किया, तो वो मुद्दा भी हाईलाइट हो गया, वो भी ध्यान में रखना है। राहुल गांधी के विरुद्ध यह मुकदमा लाया कौन था, किसने ये मुकदमा दर्ज कराया था, तो सूरत पश्चिम से विधायक एवं पेशे से वकील पूर्णेश मोदी ने दर्ज कराया था। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान में रखेंगे, सूरत पश्चिम से विधायक और पेशे से वकील हैं। अब राहुल गांधी के विरुद्ध जो मुकदमा पंजीकृत हुआ वो IPC की किन धाराओं में पंजीकृत हुआ, तो IPC की धारा थी 499 यानी मानहानि, और IPC की धारा 500 मानहानि के लिए दंड के तहत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया था। ठीक है, 499 जो आप देख रहे हैं IPC की धारा, मानहानि का मतलब अगर हम किसी के प्रति अपशब्द का प्रयोग करते हैं, किसी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो मान्य न हो, यानी गाली गलौज करते हैं, या किसी के ऊपर मिथ्या आरोप लगाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा शब्द कहते हैं जिसके उसके सम्मान में कमी आती है, तो वो मुकदमा दर्ज होगा 499 के तहत। और ऐसा अगर सिद्ध हो जाता है तो सजा मिलेगी IPC की धारा 500 के तहत। तो IPC की धारा 500 के तहत इस मामले में जो सजा का प्रावधान है 2 वर्ष और अर्थदंड यानी जुर्माना। ठीक है, अब इस सजा के बाद क्या हुआ, तो जैसे ही राहुल गांधी को ये सजा सुनाई गई, वैसे ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता अनुच्छेद 102(1)
ई कह लें या अंगा। तो अनुच्छेद 102 एक अंगा के तहत राजीव गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। समाप्त नहीं, इस पे ध्यान रख लेना है। समाप्त अलग शब्द होता है और रद्द करना अलग शब्द होता है। ठीक, अनुच्छेद 102 एक अंगा तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत रद्द कर दी गई। यानी अनुच्छेद 102 एक अंगा या ई और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 दोनों को मिला करके पढ़ना होगा, तब जाके ये निष्कर्ष निकलेगा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता किस आधार पर रद्द की गई। तो अनुच्छेद 102 एक ई या अंगा कहता क्या है कि किसी भी संसद सदस्य की सदस्यता संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन ही होगी। तो इस संदर्भ में संसद ने एक विधि बना रखी है कि अगर किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक की कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसकी संसद सदस्यता, या विधानसभा का है तो विधानसभा सदस्यता, वो रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, और रद्द कौन करेगा इस मामले में? तो इस मामले में रद्द करेंगे राष्ट्रपति और राय लेंगे चुनाव आयोग से। तो चुनाव आयोग से राय ले करके ऐसे मामलों में राष्ट्रपति संसद सदस्यता रद्द कर सकते हैं। रद्द शब्द इसलिए पहले प्रयोग किया जाता है कि मान लेते हैं ये सूरत की अदालत थी, तो राहुल गांधी के पास 2 अधिकार अभी बचे हुए थे। एक तो सूरत के 3 अधिकार, एक तो राहुल गांधी से सूरत की अदालत से इस फैसले पर पुनः एक बार विचार करने के लिए कहते, या इस मामले को ले जाते गुजरात उच्च न्यायालय में, फिर उसके बाद वो ले आते भारत के उच्चतम न्यायालय में। तो ऐसा हुआ भी, सूरत की अदालत ने ऐसा फैसला दिया, मामला गया गुजरात के उच्च न्यायालय में, वहाँ पे गुजरात के उच्च न्यायालय ने फैसले को बरकरार रखा, मामला पहुँचा भारत के उच्चतम न्यायालय में, यानी सुप्रीम कोर्ट। जब भी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के तहत जो पहला एक्शन लिया वो एक्शन ये था, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय ने इस सजा पर रोक लगा दी है, अतः राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई। उच्चतम न्यायालय ने एक टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में 2 साल की सजा सुना दिया जाना ये तर्क संगत नहीं लगता है, हम मामले को पूरा देखेंगे फिर उसके बाद आगे विचार करेंगे, और जब तक ये मामला विचाराधीन रहेगा संसद में, उच्चतम न्यायालय में, तब तक राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्तमान स्थिति क्या है, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है और वो फिर से संसद के सदस्य हैं। ठीक है, अगला करंट जो अपना वो है देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ग्रीन स्टील ब्रांड क्या है। तो ग्रीन स्टील ब्रांड कहने का मतलब ये है कि इस स्टील के निर्माण में 0 कार्बन का उत्सर्जन हुआ है, यानी कि इस स्टील के निर्माण में जिस ऊर्जा का प्रयोग किया गया वो ऊर्जा थी अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा किसको कहेंगे? तो अक्षय ऊर्जा के संदर्भ में ध्यान रखना है, सौर ऊर्जा को कह सकते हैं, पवन ऊर्जा को कह सकते हैं, जल ऊर्जा को कह सकते हैं। ये सारी ऊर्जा कैसी है? अक्षय, यानी जो समाप्त न होने वाली हो। ठीक है, तो ऐसी ही ऊर्जा का प्रयोग करके इस स्टील का निर्माण किया गया। तो जब ऐसी ऊर्जा का हम प्रयोग करेंगे तो कार्बन उत्सर्जन जो होगा वो होगा 0। तो इसी संदर्भ में ये अपना करंट है कि देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड। तो कौन सा ऐसा स्टील ब्रांड है जिसके निर्माण में 0 कार्बन उत्सर्जन हुआ या पूरी तरीके से अक्षय ऊर्जा का इस प्रयोग किया गया? तो नाम इसका रखा गया है कल्याणी फेरेस्टा। ठीक है, तो एक सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कल्याणी फेरेस्टा क्या है, और आंसर क्या होगा हमारा? देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड। ठीक है, लॉन्च कब हुआ? ये दिसंबर 2022 में दिल्ली में नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इसको दिल्ली में लॉन्च किया गया। निर्माता कौन है इस स्टील का, यानी कि इस स्टील का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो निर्माता है कल्याणी समूह। कहाँ की है ये? पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, एक सबसे लास्ट में मैंने एक लाइन लिखी हुई है, उससे विशेष ध्यान कि भारत के संदर्भ में देखा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में विश्व के संदर्भ में किस क्रम की अर्थव्यवस्था है। तो हम ये देखेंगे कि भारत वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इतना नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ तो विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और करंट देखते हैं। कुछ सम्मान देख लेते हैं। साहित्य का सम्मान है, इसलिए ध्यान से, और 2 चीज़ें यहाँ ध्यान रखिएगा, किसको पुरस्कार दिया गया, किस रचना के लिए दिया गया, जिस रचना के लिए दिया गया वो रचना है क्या। ठीक है,
तो चलिए, पहला है अपना 32वां सरस्वती सम्मान 2022 घोषित कब किया गया? 15 मार्च 2023 को इन पुरस्कारों की घोषणा हुई। और ये पुरस्कार कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो वो है के बिरला फाउंडेशन। किसको ये पुरस्कार किसको प्रदान किया जा रहा है 2022 वाला? तो पुरस्कृत व्यक्ति इस बार हैं शिवशंकरी। कौन है ये? किस भाषा की लेखिका हैं? तो तमिल लेखिका हैं। किस रचना के लिए इनको दिया जा रहा है? तो सूर्यवंशम। और सूर्यवंशम किस विद्या में लिखी गई है? वो है संस्मरण। कब प्रकाशित हुई? तो 2019 में प्रकाशित। अभी हाल ही में ये ट्रेंड देखा गया कि UPSSC ने ऐसे ही पुरस्कारों के तहत जिस रचना के लिए किसी व्यक्ति को अगर पुरस्कृत किया गया, तो वहाँ से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये रचना कब प्रकाशित हुई। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। तो सीधा सा एक लाइन में अगर कहें तो 32वां सरस्वती सम्मान 2022 प्रदान करने वाली संस्था के बिरला फाउंडेशन, पुरस्कृत व्यक्ति शिवशंकरी, तमिल लेखिका, और किस रचना के लिए इनको दिया गया? सूर्यवंशम। सूर्यवंशम है क्या? तो संस्मरण है। और ये कब प्रकाशित हुआ? 2019 में। अगला करंट अपना है 32वां व्यास सम्मान 2022 कब घोषित किया गया? 9 मार्च 2023 को। प्रदान करने वाली संस्था, यहाँ भी संस्था वही है, के बिरला फाउंडेशन। किस व्यक्ति को दिया जाएगा? तो वो व्यक्ति हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। हिंदी लेखक हैं, व्यंग्यकार हैं और हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं, डॉक्टर भी हैं। ठीक है, तो ज्ञान चतुर्वेदी, हिंदी लेखक, व्यंग्यकार। किस रचना के लिए दिया गया? तो इनकी रचना है पागल खाना। और ये पागल खाना है क्या? किस विद्या में लिखी गई है? तो ये है उपन्यास। कब प्रकाशित हुई? 2018 में। ठीक है, अगले करंट पे आइए। 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022 घोषित कब किया गया? मार्च 2023 में। किसको ये सम्मान प्रदान किया गया? तो पुरस्कृत व्यक्ति हैं सुजाता। और सुजाता किस विद्या में लिखती हैं? तो आलोचक हैं, यानी आलोचना करती हैं। ठीक है, किस रचना के लिए इनको पुरस्कृत किया गया? तो आलोचना का स्त्री पक्ष, पद्धति, परंपरा और पाठ। ठीक है, तो ये रचना किस विद्या पर लिखी गई है? तो आलोचना। और ये देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान है क्या? तो पहले तो यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अपना आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। तो ध्यान रखना है कि भारत सरकार ही देती है। 45 वर्ष तक के युवा लेखकों को, युवा लेखकों में वो जो आलोचक हों, जिन्होंने आलोचनात्मक किताब लिखी हो। तो इस देवी शंकर अवस्थी ये आलोचक ही थे, लेखक थे लेकिन आलोचक थे। तो उन्हीं के सम्मान में इस पुरस्कार की स्थापना की गई है। ठीक है, अब अगले करंट पे आइए। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान पुरस्कार 2021 घोषित फरवरी 2023 में। ध्यान रखिएगा 21 का पुरस्कार है लेकिन घोषित कब किया गया? 2023 में। कौन घोषित करता है? तो उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान द्वारा ही इसको घोषित किया गया है। तो कुछ 4 महत्वपूर्ण कई पुरस्कार हैं इसमें, लेकिन मैं 4 आपको बता रहा हूँ। पहला, इस संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार, यानी उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तब भी यही आंसर होगा। और उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान के सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है विश्व भारती पुरस्कार। इससे किसे सम्मानित किया गया? तो वो है प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा। कहाँ के हैं? प्रयागराज के। ठीक है, इसी में अगला पुरस्कार जो है वो महर्षि व्यास पुरस्कार। इससे किससे सम्मानित किया गया? डॉक्टर नवलता। कहाँ की हैं? लखनऊ की। तो अगला पुरस्कार इसमें जो है महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। प्रोफेसर कामता प्रसाद त्रिपाठी पीयूष। कहाँ के हैं ये? प्रतापगढ़ के। महर्षि नारद पुरस्कार प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी। कहाँ के? वाराणसी के। तो ध्यान रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश के संस्कृति संस्थान पुरस्कार के तहत और भी कई पुरस्कार हैं जो प्रदान किए जाते हैं। मैंने यहाँ पे 4 प्रमुख आपको खाली बताए हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो सबसे अधिक पूछा जाता है वो होता है विश्व भारती पुरस्कार। कि उत्तर प्रदेश का विश्व भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2021 का। ठीक है, आंसर हो जाएगा अपना प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा। या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध इनमें से किस जिले से है? तब आंसर हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, तो ऐसे ही चारों याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ 2 शहरों के नाम आ रहे हैं जिनका नाम परिवर्तित कर दिया गया, महाराष्ट्र के हैं। पीछे भी इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन ये ध्यान रखना कि अब केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी, इसलिए फिर से चर्चा में है। पिछले साल इनकी घोषणा हुई थी, ठीक है, और 1 साल बाद केंद्र सरकार ने ये मंजूरी दे दी और आधिकारिक तौर पर अब इनका नाम जो है परिवर्तित हो गया। इसमें एक है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद का
परिवर्तित नाम छत्रपति संभाजी नगर। तो औरंगाबाद का जो ये नामकरण किया गया है, तो इस संदर्भ में सिर्फ इतना ध्यान रखना है अभी कि ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा था कि औरंगाबाद का नाम क्या रखने के लिए सरकार ने कहा या घोषित किया है, या तब वहाँ सिर्फ घोषित शब्द था, तो वो छत्रपति संभाजी नगर अब क्या रखा गया है, यानी केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब औरंगाबाद का आधिकारिक नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, वैसे ही उस्मानाबाद का आधिकारिक नाम अब क्या है, धाराशिव। कब ये हुआ, 24 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने इनके नाम परिवर्तन को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी, इसलिए ये दोबारा चर्चा में आ गए एक साल बाद। तो चर्चा में आ गए हैं, पूछा जा सकता है, पिछले बार भी पूछा गया था। गणतंत्र दिवस परेड सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार 2023, तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त या 26 जनवरी। तो 15 अगस्त को है अपना स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को है गणतंत्र दिवस, यानी 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। किससे आज़ाद हुए थे, अंग्रेजों से। ठीक है, तो हर साल गणतंत्र दिवस पे जो परेड निकलती है उसमें कुछ राज्यों की झांकियाँ होती हैं, कुछ मंत्रालयों की झांकियाँ होती हैं, कुछ विभागों की झांकियाँ होती हैं, वहीं सेना की कुछ टुकड़ियाँ होती हैं जो मार्च भी करती हैं। ठीक है, तो प्रमुख झांकी पुरस्कार जो इस वर्ष के रहे वो मैं आपको बता रहा हूँ। गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार 2023 30 जनवरी 2023 को इसकी घोषणा की गई। ठीक है, मैंने इसको 5 खंड में विभाजित किया है, उसको ध्यान में रखिएगा। पहला जो हमने बनाया है वो सर्वश्रेष्ठ झांकी, राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला करके, यानी कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया, तो इस बार दिया गया उत्तराखंड को। उनकी झांकी का नाम क्या था, मानस खंड। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के तहत उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, वो झांकी आधारित थी या उस झांकी का नाम था। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, मानस खंड। दूसरा स्थान महाराष्ट्र को मिला और महाराष्ट्र की झांकी का नाम था 3.5 शक्तिपीठ एवं नारी शक्ति, यानी महाराष्ट्र की झांकी 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति पर आधारित थी। तीसरा स्थान रहा उत्तर प्रदेश का, विशेष ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश वाले पे। उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश की झांकी आधारित थी अयोध्या दीपोत्सव पर। ठीक है, तो इस बार तो अयोध्या दीपोत्सव में ये चर्चा हो रही है कि 21 लाख दिए जलाए जाएंगे और हो सकता है कि राष्ट्रपति जी भी इस बार प्रतिभाग करें। अब देखते हैं आगे कैसी व्यवस्था बनती है। तो ध्यान रख लेना है कि पहला उत्तराखंड या उत्तराखंड की झांकी नाम मानसखंड, दूसरा महाराष्ट्र की झांकी का नाम 3.5 शक्तिपीठ या नारी एवं नारी शक्ति, तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की झांकी अयोध्या दीपोत्सव। सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय या विभाग, किस मंत्रालय या विभाग की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, यहाँ अपना आंसर है जनजातीय कार्य मंत्रालय। और जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी किस पे आधारित थी, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, इंग्लिश में क्या है तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ठीक है, तो EMRS एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय इनकी झांकी का नाम था, उसी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मंत्रालय और विभाग वाला जो दिया गया वो दिया गया। विशेष पुरस्कारों के तहत दो ध्यान में रखिएगा, विशेष पुरस्कार एक ही दिए गए लेकिन दो झांकियां इसमें शामिल है। एक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी जिसका नाम था जैव विविधता संरक्षण, और दूसरा वंदे भारतम डांस ग्रुप। इन दोनों को संयुक्त रूप से विशेष पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी, जो सेना के सैनिक मार्च करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो है पंजाब रेजिमेंट सेंटर टुकड़ी। ठीक है, वहीं ऑनलाइन माध्यम से भी चुनाव किया गया कि ऑनलाइन जो भारत के लोग हैं उनके लिए ऐसा ओपन किया गया कि आप अपनी अपनी राय व्यक्त करिए। तो वहाँ ये ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन सर्वेक्षण द्वारा चयनित सर्वश्रेष्ठ झांकी, तो यहाँ मामला थोड़ा सा बदल रहा है, तो ऐसे हमें भी ध्यान रखना होगा। एक तो सीधा क्वेश्चन कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 के तहत ऑनलाइन सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की चुनी गई। समझ में आ गया, तो ऐसे ये क्वेश्चन बनेंगे। तो ऑनलाइन सर्वेक्षण द्वारा चयनित सर्वश्रेष्ठ झांकी, तो पहले स्थान पे यहाँ पे आ जाता है गुजरात, और गुजरात की झांकी का नाम है स्वच्छ हरित ऊर्जा कुशल गुजरात, जिसके तहत इन्होंने कच्छ के खखड़ा में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी पार्क को दर्शाया है। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब कि दो तरह की एनर्जी से मिल करके, या दो तरह की एनर्जी मान लेते हैं जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा,
या सूर्य ऊर्जा और वायु ऊर्जा, उन दोनों को मिला करके जो एनर्जी एक साथ बनाई जाए। ठीक है, तो एनर्जी एक साथ बनाने का मतलब कि दोनों मिक्सअप नहीं होगा। मतलब एक जगह ऐसी होती है जहाँ से पूरी बिजली सप्लाई होती है, वहाँ पहले बिजली आती है, उसके बाद उसको बांट दिया जाता है जहाँ बिजली उत्पन्न होती है। तो बिजली उत्पन्न करने के लिए दोनों माध्यम प्रयोग किए गए। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं हाइब्रिड। तो उसी को दर्शाया गया। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की झांकी रही, नाम हमने ऊपर देख ही रखा है। उत्तर प्रदेश की झांकी का नाम क्या था? अयोध्या दीप उत्सव। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा, तो महाराष्ट्र की झांकी का क्या नाम था? 3.5 शक्तिपीठ तथा नारी शक्ति। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। लास्ट में इस वीडियो का आखिरी करंट, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश, तो वो बना क्रोएशिया। यूरोप के देशों ने एक संयुक्त मुद्रा अपनाई जिसको नाम दिया गया है यूरो। तो 20 देश हो चुके हैं जिन्होंने जो अभी वर्तमान में यूरो अपनाए हुए हैं। यानी आप एक देश में अगर आप वहाँ यूरो चल रही है तो उस देश में आपको मुद्रा बदलने की जरूरत नहीं है, आप यूरो लेके जाइए, उससे काम चल सकता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश, तब तो क्रोएशिया। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्तमान में यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाले देशों की संख्या तब कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, ये जो 20 देश हैं जो यूरो को मुद्रा के रूप में अपना रहे हैं, इनको एक नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया है यूरोजन। ठीक है, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाले देशों का सामूहिक नाम। तो जैसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि यूरोजन क्या है। ठीक है, तो यूरोजन क्या है? जैसा मैंने बताया, यूरो को अपनाने वाले जो 20 देश हैं उनको सम्मिलित रूप से दिया गया नाम। समझ में आ गया? तो ये रही अपनी करंट की वीडियो, करंट की तीसरी वीडियो 2023 के मुख्य करंट की। ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, मेन पॉइंट्स के नोट्स बना लीजिए। ध्यान से इसलिए पढ़ना है, जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही समझ के पढ़िएगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन उसी तरीके से बन रहे हैं, सीधे नहीं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अन्य विद्यार्थियों को भी अपने चैनल के साथ जोड़ें। इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।